हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए थे क्वेश्चन 18 तक। अब जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्या बोल रहा है? अपोलो लिमिटेड एक कंपनी है जो अनलिस्टेड है और नेचर क्या है? नॉन एनबीएफसी एचएफसी। तो मतलब अनलिस्टेड भी है लेकिन एनबीएफसी एचएफसी भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये अदर अनलिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में आएगा। तो ये डीआरआर भी बनाएगी और डीआरआई में भी इन्वेस्ट करेगी। इन्होंने इशू किए 21,008% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2013। तो 1 अप्रैल 2013 को 21,000 डिबेंचर्स इशू किए 100 रुपए की पर डिबेंचर की वैल्यू वाले। ठीक है, और ये रिडीमेबल हैं एट अ प्रीमियम। तो इनका रिडेम्पशन जो है वो प्रीमियम पर होगा। 8% का प्रीमियम हमें देना पड़ेगा रिडेम्पशन के समय। और रिडेम्पशन कब हो रहा है? 30 जून 2020 को। द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग विथ 31 मार्च 2018। तो क्या बोल रहे हैं कि हमें जितना भी टोटल डीआरआर में ट्रांसफर करना होगा अमाउंट, उसको हम 3 हिस्सों में, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देंगे। तो एक हम 31 मार्च 2018 1/3 हिस्सा जो है डीआरआर का वो हम 31 मार्च 2018 को ट्रांसफर करेंगे। 31 मार्च 2019 को अगला 1/3 हिस्सा हम ट्रांसफर करेंगे एंड 31 मार्च 2020 को हम 1/3 हिस्सा ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, डीआरआर में। समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक साथ इकट्ठा डीआरआर नहीं बना रहे हैं। जो टोटल डीआरआर है उसको 3 हिस्सों में, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन 30 अप्रैल 2020। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है, डीआरआई भी कर दिया है 30 अप्रैल 2020 को। ठीक है, इग्नोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू, ट्रांसफर टू डीआरआर, इन्वेस्टमेंट एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इस एक ही क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिए। इशू ऑफ डिबेंचर्स की भी एंट्री करनी है, डीआरआर से रिलेटेड एंट्रीज करनी है, डीआरआई से रिलेटेड एंट्रीज करनी है और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से भी रिलेटेड एंट्रीज करनी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी है। चलो, तो यहां पर हम आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे। ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं एट द टाइम ऑफ इशू ठीक है, तो इशू करने के समय हम कौन सी एंट्रीज करेंगे? कब इशू किया जा रहा है? 1 अप्रैल 2013 को। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ईयर 2013, अप्रैल 1। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी आपका? लोग एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन मनी देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है हमने जो इशू किया है? 8% डिबेंचर्स। तो टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक साथ ही ले रहे हैं, तो इसलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 21,000 इंटू 100 पर डिबेंचर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 21 लाख। तो 21 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। यहां पर हम लिख देते हैं नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे इसके बाद? हम यहाँ पर एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है, अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट कर देंगे डिबेंचर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर आपका 21 लाख रुपीस जो है आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर मिला है। टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट में भी आपका फेस वैल्यू का अमाउंट दैट इज 21 लाख चला जाएगा, क्योंकि हमने एट पार इशू किया है। आ रहा है समझ में? अब ध्यान से, यहां पर क्या बोला गया है, रिडीम करना है हमें एट 8% प्रीमियम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 100 रुपए का 8% कितना होता है, 8 रुपीज। तो 8 रुपए पर डिबेंचर हमें देना पड़ेगा। तो टोटल आपको 21,000 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 1,68,000 का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें पता है कि जब भी हम रिडीम करेंगे तो ये हमें प्रीमियम देना है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अगर पता है पहले से ही, तो क्या करना होगा, हमें पता है कि नुकसान होने वाला है, तो नुकसान को एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल अभी ही बुक कर लो। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 21,000 इंटू 8, तो ये आपका हो जाएगा 1,68,000। ठीक है, और साथ ही साथ इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या हो जाएगा कि आप एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लोगे कि आपको जब भी रिडेम्पशन करना है तब आपको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देना है। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, कितना, 1,68,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग 8% डिबेंचर्स allotted that are redeemable at a premium of 8%। ठीक है, क्लियर हो गई है एंट्रीज? जल्दी से देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो अभी। अब आप चाहो तो एक एंट्री एक्स्ट्रा कर सकते हो यहाँ पर, क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने की, क्योंकि जैसे हमने सीखा है कि लॉस ऑन इशू को हम राइट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर 2014 में, ठीक है, 1 अप्रैल 2013 से ये साल शुरू हो रहा है और हमने एप्लीकेशन का मनी मंगवा लिया, अलॉटमेंट कर दिया डिबेंचर्स का। अब ईयर एंड पे कब होगा, 31 मार्च 2014। तो मार्च 31 को आप क्या करोगे, जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आपका हुआ है उसको आप तुरंत उसी साल बुक्स में राइट ऑफ कर दोगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना हो जाएगा, 1,68,000। ठीक है, तो 1,68,000 का जो लॉस है आपने इसी साल P&L अकाउंट में जाके मार दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या कैपिटल रिजर्व नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम वो स्प्राइट कोक पेप्सी वाला फॉर्मूले में हमें सीधे पेप्सी पे आना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो आपका इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड जो भी एंट्रीज थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ। ठीक है, अब हम दूसरी एंट्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं क्रिएशन ऑफ DRR। तो अब DRR कब से क्रिएट करना स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में। DRR बोला गया है कि जितना भी रिक्वायर्ड DRR है, तो रिक्वायर्ड DRR कितना हो जाएगा, 21,000 डिबेंचर्स इंटू 100। तो टोटल कितना हो गया, 21 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स इशू किए। इसका 10% जो है हमें क्या बनाना पड़ेगा, DRR बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 21 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 2,10,000। तो 2,10,000 को आपको 1/3 1/3 1/3 3 हिस्सों में आपको DRR क्रिएट करना है एनुअली। ठीक है, और स्टार्ट कब से करना है, 31 मार्च 2018। तो
गुल्लक में, डीआरआर की गुल्लक में 31 मार्च 2018 को क्या एंट्री होगी सबसे पहले? ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ दिया नहीं है तो सीधे लिख देंगे स्टेटमेंट सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट of P&L account debit to debenture redemption reserve account। ठीक है, तो टोटल आपको कितना बनाना पड़ेगा? 70,000 का, दैट इज 2,10,000 का 1/3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बीइंग DRR क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो आप दिखा सकते हो 21 लाख का 10% का 1/3। समझ में आ गया? अब इसके बाद अगली एनुअल इंस्टॉलमेंट कब आ जाएगी? अगली एनुअल मतलब आप एनुअल अमाउंट आप कब करोगे डीआरआर में ट्रांसफर? 2019 मार्च 31, अगले साल। ठीक है, तो सेम टू सेम एंट्री कॉपी पेस्ट आपकी यहाँ पर भी हो जाएगी। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L account debit to debenture redemption reserve। ठीक है, तो 70,000 से फिर आप नेक्स्ट अमाउंट जो है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आप अपनी गुल्लक में, डीआरआर की गुल्लक में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डीआरआर। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगी इसकी? अगले साल, दैट इज 2020 में। तो 2020 मार्च 31, सेम टू सेम एंट्री अगेन करेंगे हम। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L account debit to debenture redemption reserve account। ठीक है, अगेन 70,000। यहाँ पर लिख देंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू डीआरआर। ठीक है, तो डीआरआर में टोटल 2,10,000 रुपये हमें ट्रांसफ़र करना था, जैसा कि हमने निकाला था यहाँ पर। ठीक है, तो हमने उसके 3 इक्वल हिस्से कर दिए। 70,000 मार्च 31 2018 में कर दिया डीआरआर में, मार्च 31 2019 में अगेन 70,000 एंड मार्च 31 2020 में अगेन 70,000। तो इस तरह से 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में हमने डीआरआर में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर हो गया इतना? अब क्या बोला गया है? रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन 30 अप्रैल 2020। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डेट पे। तो नेक्स्ट डेट में हमारा क्या आ जाएगा? क्रिएशन ऑफ या इन्वेस्टमेंट इन डीआरआई। ठीक है, तो 2020 साल चल रहा है, इसमें हम कौन सी डेट लिख लेंगे? अप्रैल 30। तो अप्रैल 30 को हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट 15% ऑफ 21 लाख। पूरे 21 लाख के हम डिवेंचर्स रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21 लाख का 15%, ये हो जाएगा 3,15,000। तो 3,15,000 रुपये का आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे। क्लियर हो गया इतना? तो हमने यहाँ पर अभी तक कौन कौन सी एंट्रीज कर ली देख लो। इशू से रिलेटेड सारी एंट्रीज हो गई, डीआरआर वाली एंट्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट की अब एंट्री हो चुकी है। अब रिडेम्पशन वाली डेट पर हम आ जाते हैं। ठीक है, तो रिडेम्पशन कब हो रहा है? 30 जून 2020 को। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं 30 जून को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, या पहले हम यहाँ पर एक वो ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ऑन रिडेम्पशन। अब ऑन रिडेम्पशन सबसे पहली क्या एंट्री होगी? तो जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी अब इसको रियलाइज करने का टाइम आ चुका है। तो जून 30 2020 साल चल रहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? रियलाइज करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 3,15,000 रुपये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसको हम रियलाइज कर लेंगे, उसको बेच देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग DRI रियलाइज्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिडेम्पशन की एंट्री ड्यू होगी। ठीक है, तो रिडेम्पशन की एंट्री क्या होगी अब ध्यान से देखना है, क्योंकि हम रिडेम्पशन के समय प्रीमियम भी पे करने वाले हैं 8% का। ठीक है, तो 8% डिबेंचर्स फेस वैल्यू से हम क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पर आ जाते हैं 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? 21 लाख। अब देखो, मैं आपको रिलेट करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे इशू करने की भी एंट्री की है। तो देखो, जब आपने इशू किया था तब 8% डिबेंचर्स अकाउंट को आपने 21 लाख रुपए से क्रेडिट किया था, मतलब आपने एक तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट कर ली थी, लोन क्रिएट कर लिया था। अब इसको आप चुका रहे हो। सिमिलरली आपने प्रीमियम पे आपको रिडीम करना है, प्रीमियम पे लोन को चुकाना है। तो 1,68,000 का प्रीमियम भी आपको देना है लोन वापस करते समय। तो ये भी आपने लाइबिलिटी क्रिएट करी थी, इसको भी अब आप मारने के लिए क्या करोगे? डेबिट। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा? 1,68,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 22,68,000। तो टोटल आपको 22,68,000 डिबेंचर होल्डर्स को देना है, जिसमें से 21 लाख रुपए की तो फेस वैल्यू अमाउंट ही है लोन का, डिबेंचर्स का, एंड 1,68,000 आपको प्रीमियम पे वापस करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बीइंग पेमेंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर्स को पे करने की एंट्री हो जाएगी। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम टोटल 22,68,000 हमें जो पे करना है वो हम उनको पे कर देंगे। बीइंग पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, तो ऑन रिडेम्पशन वाली एंट्रीज आप लोगों को क्लियर हो रही हैं। इसके बाद रिडेम्पशन हो चुका है, पूरा पेमेंट हो चुका है, तो हमने जो DRR क्रिएट किया था
ठीक है, DRR में हमने टोटल कितना पैसा डाला था, टोटल 2,10,000 डाला था। तो हम क्या करेंगे, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जून 30 डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो हमारी DRR की गुल्लक में टोटल अभी तक 3 हिस्सों में हमने 70 ट्रांसफ़र कर चुका है, तो टोटल 2,10,000 रुपये है DRR में। अब उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि रिडेम्पशन का काम हो चुका है, तो वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो सारी एंट्रीज समझ में आ रही हैं। एक बार शुरू से देख लो। एट द टाइम ऑफ द इशू सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने 8% डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस बुलवाई। आपको एप्लीकेशन मनी मिल गया 21 लाख का। ठीक है, देन उसके बाद आपने डिबेंचर्स को अलॉट किया एंड साथ ही साथ अपना प्रीमियम भी बुक कर लिया जो आपको देना है रिडेम्पशन के समय। और क्योंकि वो एक तरीके का नुकसान है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो उस लॉस को आपने अभी से बुक कर लिया। देन आपने क्या किया, ईयर एंड पर इस लॉस को आपने P&L अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया। देन उसके बाद आपने 2018 से DRR क्रिएट करना स्टार्ट किया, 3 हिस्सों में, 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो टोटल 2,10,000 का DRR था, जिसको आपने 70,000 की 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आपने डिवाइड कर दिया और क्रिएट करते गए 3 साल तक। देन DRI में इन्वेस्ट करने का समय आ गया, जो आपने अप्रैल 30 को किया। 15% ऑफ जितना आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू, तो टोटल 21 लाख ही आप रिडीम कर रहे हो, उसका 15% निकाल लिया, 3,15,000 DRI आ गया। देन ऑन रिडेम्पशन आपने सबसे पहले DRI को रियलाइज़ किया और वो पैसा निकाल लिया। देन आपने रिडेम्पशन की एंट्री ड्यू कर दी, तो आपने 8% डिबेंचर्स फेस वैल्यू पे भी ड्यू करे। उसके अलावा आपको जो प्रीमियम भी देना है, रिडेम्पशन जो अभी तक लाइबिलिटी था उसको भी देने का समय आ चुका है। तो टोटल आपको 22,68,000 देना है डिबेंचर होल्डर्स को, जो कि आपने दे दिया। अब क्योंकि रिडेम्पशन की कहानी ख़त्म हो चुकी है, तो DRR का कोई यूज़ नहीं है। तो DRR में जो हमने ट्रांसफ़र करने की एंट्री की थी उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इसमें कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। ये बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2020 को फॉलोइंग वर द बैलेंसेज ऑफ ब्लू बर्ड लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन NBFC और HFC कंपनी। ठीक है, तो एक अनलिस्टेड है और नॉन NBFC HFC है, मतलब NBFC भी नहीं है, HFC भी नहीं है, मतलब ये अदर अनलिस्टेड कंपनी में हो जाएगी। तो यहाँ पर DRR भी बनाना है और DRI में भी पैसा डालना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? क्या क्या दिया है चलो देखें ज़रा। 10% डिबेंचर्स की फेस वैल्यू दी है, टोटल 5 लाख रुपए के 10% डिबेंचर्स जो है कंपनी ने इशू किए हैं, अभी आउटस्टैंडिंग है। जो रिडीमेबल है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ये देखो ये वर्ड ने पूरा खेल कर दिया। आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स बोल दिया मतलब पूरा का पूरा जो है रिडेम्पशन होगा प्रॉफिट से। इसका मतलब आपको क्या हिंट देना चाह रहा है क्वेश्चन, कि यहाँ पर DRR जो है वो हमें बनाना पड़ेगा 100% से, ना कि 10% से। तो जितने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है पूरा का पूरा अमाउंट हमें उतने अमाउंट का DRR क्रिएट करना पड़ेगा। और कब रिडेम्पशन होना है? 30 सितंबर 2021 को होना है। यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना दिया हुआ है? 2 लाख। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 4 लाख। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 1 लाख। द कंपनी मेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट एंड रिडीम द डिबेंचर्स। तो यहाँ पर बोला गया कि कंपनी ने जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी मीट की है, DRR और DRI से रिलेटेड और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो हमें यहाँ पर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब DRI कब बनाना पड़ेगा? इस डेट के रिडेम्पशन के जस्ट पहले कौन सा अप्रैल आ रहा है हमारा? 1 अप्रैल से
1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 में हमें बनाना पड़ेगा, DRI में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं DRI के पहले हम DRR की कोई डेट होती नहीं है, तो हम यहाँ पर, लेकिन क्योंकि सीक्वेंस में चल रहे हैं तो यहाँ पर हम ईयर 2021 डाल देंगे। मार्च 31 को 31 मार्च 2021 को हम एंट्री कर देंगे DRR क्रिएट करने की। अब ध्यान से यहाँ पर सीधे आपको आंखें बंद करके जंप नहीं कर देना है कि सीधे आप सरप्लस डेबिट कर दोगे और उससे आप एंट्री कर दोगे, नहीं। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको जो बताया था, आपको एंट्री याद होगी, जनरल रिजर्व डेबिट होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होता है एंड देन सरप्लस होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि जनरल रिजर्व भी दिया है तो उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे DRR क्रिएट करने के लिए। तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व का जो पैसा है उसको हम DRR में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 4 लाख, और आपको टोटल 5 लाख का DRR बनाना पड़ेगा, ठीक है, 100% से। तो 4 लाख तो आपको जनरल रिजर्व से मिल गए, और सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा कितने से, 1 लाख रुपए से, ठीक है। तो 4 लाख रुपए आपको जनरल रिजर्व से मिल गए, 1 लाख रुपए आपको सरप्लस P&L अकाउंट से मिल गए, तो आपके टोटल 5 लाख का DRR क्रिएट हो गया, दैट इज 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कितना हो जाएगा, 5 लाख, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट्स हम कर रहे हैं तो 100% DRR बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गई है एंट्री। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बीइंग DRR created at the rate 100% of the face value of outstanding debentures। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब बस नेक्स्ट एंट्री हम अप्रैल 1 को कर देते हैं। DRR बना दिया तो अब DRI में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमने फॉर्मेलिटी की एंट्री करी है, दिखावटी एंट्री की है। एक्चुअल पैसा जो अब हम निकाल के सेपरेट कर रहे हैं DRR के लिए, बेसिकली रिडेम्पशन के लिए, उसको हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप DRI में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट 15% ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम DRI बना रहे हैं 15% ऑफ द डिबेंचर जो रिडीम करने हैं। तो क्लियरली यहाँ पर आपको कुछ बताया नहीं गया कि आप कुछ इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर रहे हो, पूरा इकट्ठा लमसम रिडीम कर रहे हो। तो 5 लाख रुपीज़ आप इकट्ठा रिडीम कर रहे हो, तो यहाँ पर लिख देते हैं दैट इज 5 लाख का 15%, तो 5 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 75,000। तो 75,000 अमाउंट जो है वो आप इन्वेस्ट कर दोगे एज डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये दोनों एंट्रीज में कोई डाउट। अब आ गया बेटी के शादी का दिन, कौन सा, जिस दिन हम रिडेम्पशन कर रहे हैं डिबेंचर्स का, 30 सितंबर 2021। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सितंबर 30, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको रियलाइज करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
तो कितना हो जाएगा 75,000। और यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग DRI रियलाइज्ड। ठीक है, समझ में आ गई इतनी कहानी। अब सितंबर 30 को रिडेम्पशन की एंट्री भी हम ड्यू कर लेंगे। पहले इसको आप नोट कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये आपकी 3 एंट्रीज हो गई, DRR क्रिएट करने की, DRI में इन्वेस्ट करने की, देन DRI को रियलाइज करने की रिडेम्पशन वाले डेट पे। अब नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी सितंबर 30 को। ठीक है, कितने परसेंट डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं? यहाँ पर 10% डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, जिनकी फेस वैल्यू कितनी थी 5 लाख। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और कुछ बोला नहीं गया है तो एट पार ही रिडीम कर रहे हैं, तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना हो जाएगा 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए आपको उधारी चुकानी है, लोन को लौटाना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग पेमेंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी सितंबर 30 को? नेक्स्ट एंट्री पेमेंट की हो जाएगी, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, बीइंग पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स क्लियर हो गई दोनों एंट्रीज। तो अब हमने रिडेम्पशन कर दिया, लोन को चुका दिया, तो क्या अब हमारे DRR का कोई मतलब है? 5 लाख रुपए का जो DRR था, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा DRR जो है हम वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। स्पेसिफिक रिजर्व का काम हो चुका है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना 5 लाख। तो यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग DRR ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये तीनों एंट्रीज क्लियर हो गई। रिडेम्पशन ड्यू किया, रिडेम्पशन जो ड्यू किया था डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया, एंड देन DRR में जो पैसा हमने ट्रांसफ़र किया था, अमाउंट ट्रांसफ़र किया था, उसको वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक नोट लिखना नहीं भूलना है, एज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स is made out of profits, therefore DRR will be created at the rate 100% of the outstanding debentures फेस वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोट भी डाल दिया कि DRR हमें यहाँ पे क्यों 100% से बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। ट्रांसफर टू DRR हो रहा है, टोटल पूरा 5 लाख, हमने वही किया था। फ्रॉम जनरल रिजर्व 4 लाख एंड फ्रॉम सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 1 लाख। तो हमने 4 लाख रुपए जनरल रिजर्व से लिया था और 1 लाख रुपए DRR के लिए सरप्लस से लिया था। एंड देन DRI में हमने इन्वेस्ट किया है 75,000। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है सॉल्व हो चुका है। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।